फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। आप चाहे रीट की तैयारी करो, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करो, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करो, जहां जहां पर ये टॉपिक आपका चलता है सबको लेकर के हम एक साथ चल रहे हैं। आपका किसी भी एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सभी के लिए मैटर आपको एक साथ हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए अच्छे से आप पूरा वीडियो देखें, अच्छे से सुने और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि इसका फायदा सभी को मिल सके। चलिए, इस वीडियो में हम आज जो मैटर आपको बताने वाले हैं, इसमें से आपके 3-4 प्रश्न जरूर आने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, उसमें निश्चित रूप से आपके प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में हम मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर हम जो शिक्षा मनोविज्ञान हमारा टॉपिक है, इसमें से हम मनोविज्ञान का अर्थ जानेंगे आज। इससे पहले हम शिक्षा का अर्थ समझ चुके हैं। आज हम मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। मनोविज्ञान की क्या विकास यात्रा है, किस प्रकार से 21वीं सदी तक इसका विकास हुआ है, पूरी डिटेल हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो गैरेट के अनुसार क्या है। तो क्या बताया है, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, और वो 2 शब्द हैं साइकी प्लस लोगस। एक तो है आपका साइकी, यानी कि PSYCHE साइकी, और दूसरा शब्द है आपका लोगस। ये 2 शब्दों से मिलकर के इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा गैरेट महोदय बता रहे हैं। यहां पर आगे बता रहे हैं कि साइकी और लोगस जो शब्द हैं हमारे, इनका अलग अलग क्या अर्थ होता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, आपकी सेकंड ग्रेड है, रीट है, इनमें कई बार सवाल आया है कि यहां पर साइकी का क्या अर्थ है, लोगस का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी शब्द है हमारा, वो ग्रीक या लैटिन का है। यहां से भी आपका प्रश्न बन जाता है कि किस भाषा से ये संबंधित है, तो ग्रीक या लैटिन आपको बताना है। और 2 शब्द हैं साइकी धन लोगस। अब साइकी का क्या अर्थ है, चलिए आगे लिख रहे हैं कि यहां पर साइकी का अर्थ आत्मा होता है। यहां पर साइकी का अर्थ आत्मा होता है, तथा लोगस का अर्थ विज्ञान शास्त्र या अध्ययन होता है। अर्थात आत्मा का विज्ञान या अध्ययन किसको कहते हैं, मनोविज्ञान को कहते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आपको याद रखना है, यहां से आपके प्रश्न बन सकता है कि गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीक या लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस। साइकी का यहां जो अर्थ है वो है आत्मा, और लोगस का अर्थ है यहां पर अध्ययन करना या विज्ञान शास्त्र। इस प्रकार से आपको यहां अर्थ समझना है। अर्थात एक साथ साइकोलॉजी का अर्थ हम कह सकते हैं आत्मा का विज्ञान या अध्ययन। अब चलते हैं आगे। अब चलिए आगे देखते हैं रेवर्ण महोदय का क्या मत है, रेवर्ण महोदय क्या मानते हैं, उनका क्या मानना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं रेवर्ण महोदय का मत। कहते हैं कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। बिल्कुल सत्य कहा। इनका कहना है कि जो मनोविज्ञान है हमारा, उस मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया है। तो 384 ईसा पूर्व अरस्तु के जन्म समय की स्थिति बताई जाती है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि रेवर्ण महोदय का मत है कि मनोविज्ञान ने या साइकोलॉजी ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान रखनी है। हमारा जो मनोविज्ञान है, जिस मनोविज्ञान की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। एक सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, इसको हम कहते हैं फिलॉसफी। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको याद रखना है कि इसी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान हमारा सब्जेक्ट चलता था। धीरे धीरे इसको इस दर्शन शास्त्र से पृथक करने का काम मनोवैज्ञानिकों ने किया, क्योंकि ये एक काफी विस्तृत और व्यापक सब्जेक्ट है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों इसको हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ें, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा व्यापक शास्त्र है, इसको तो एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार से उनके सम्मिलित प्रयासों से दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक कर लिया गया।
तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे। यहां तक आपको याद रखना है कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी और लोगस। दोनों का अर्थ आपको ध्यान रखना है। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगस का अर्थ अध्ययन याद रखना है। उसके बाद में रेवर्ण महोदय का मत याद रखना है। मनोविज्ञान अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में इसका जीवन स्वीकार किया है। रेवर्ण का मत भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया है। अब चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहां पर हम आपको एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को लेकर के चलेंगे और बहुत आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आए और अच्छे नंबरों के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए यदि ये सब आप पढ़ाई करना चाहते हैं, फ्री में निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी तो आपके पास सारी सूचना मिलेगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं। एबिंगहॉस का प्रसिद्ध कथन क्या है, इनका क्या कहना है, चलिए एक बार देख लेते हैं। एबिंगहॉस का कहना है कि मनोविज्ञान का भूतकाल काफी लंबा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है। ये इनका कहना है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान का जो भूतकाल है वो काफी लंबा है। भूतकाल काफी लंबा इसलिए कहा क्योंकि हमने आपसे कहा कि मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय से माना जाता है। अरस्तु के समय से इसका प्रारंभ होता है, ऐसा मानते हैं। और अरस्तु का समय क्या है अभी हम आपको बता चुके हैं, 384 ईसा पूर्व है। अब 384 ईसा पूर्व बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं यहां पर एबिंगहॉस कि मनोविज्ञान का भूतकाल काफी लंबा है, इसका जो पास्ट है ना वो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास काफी छोटा है। लेकिन इसके इतिहास की हम बात करें तो इसका इतिहास बहुत लंबा नहीं है, जैसे कि और विषयों में होता है, जैसे कि इतिहास में होता है, राजस्थान का इतिहास है, कोई भी और, जैसे संस्कृत का इतिहास आपने पढ़ा और किसी विषय का इतिहास आपने पढ़ा, उस तरह का इतिहास इसका लंबा नहीं है, लेकिन भूतकाल काफी लंबा है, ऐसा यहां पर इनका कहना है। आगे बता रहे हैं कि 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है। ये देखिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि याद रखनी है। 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है, जबकि इसका अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। मतलब समझ गए, 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है। यदि वास्तविक अर्थों में इसके इतिहास प्रारंभ होने की बात हम यदि कहें तो हम यूं समझें कि 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है। हम आगे बात करेंगे 16वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक पूरी एक एक चीज के बारे में आपको समझाएंगे। पूरा विकास क्रम आपको हम बताएंगे, किस प्रकार से इसका विकास होता है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और इस टॉपिक से आपका निश्चित रूप से प्रश्न बनता है, 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए पूरा वीडियो आपके लिए देखने लायक है, आपके लिए फायदेमंद है, चाहे कोई भी तैयारी करो आप, सभी के लिए है। देखिए, तो यहां पर एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि इसका जो इतिहास है वो 16वीं सदी से प्रारंभ होता है और इसका जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। तो 400 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि हमने बताया कि अरस्तु के समय के आसपास की बात है, 384 ईसा पूर्व अरस्तु का समय है। तो उस समय से इसका प्रारंभ, अतीत का प्रारंभ होता है। आप जानते हैं अतीत और आपके इतिहास में तो अंतर आप समझते ही होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर 1-2 हमने फैक्ट लिखे हैं, उनको भी समझ लेते हैं कि क्या है। यहां कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक मनोविज्ञान का विवेचन दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में किया गया। हमने आपसे पहले ही कहा कि बहुत पहले की बात करें तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने अपने सम्मिलित प्रयास से इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया और आज इसको हम एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। हम अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, उसी रूप में आप साइकोलॉजी को भी पढ़ सकते हो। आप ऑप्शनल के रूप में भी साइकोलॉजी को ले सकते हैं, चाहे 11वीं में लो, 12वीं में बीए, एमए वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे स्वतंत्र विषय में हम और भी विषयों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार आज इसका भी अस्तित्व है। तो इस प्रकार आपको समझ लेना है कि मनोविज्ञान का विवेचन दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा था। पर जैसा कि रेवर्ण महोदय ने लिखा है, अब रेवर्ण महोदय ने क्या लिखा, उनका कहना है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ।
मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे मनोविज्ञान अलग हो गया। पहले दर्शन शास्त्र के अंदर ही था, लेकिन धीरे धीरे ये दर्शन शास्त्र से पृथक हो गया। तो आप ऐसे समझ लो कि ये दर्शन शास्त्र हमारा पहले था, इस दर्शन शास्त्र से ही हमारा क्या निकला है, मनोविज्ञान निकला है। ऐसे आपको याद रखना है। आज हम मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके विकास क्रम की। क्या इसका विकास क्रम रहा है, विकास यात्रा क्या रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे जानते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए, मनोविज्ञान की विकास यात्रा क्या रही, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, कैसे कैसे इसकी परिभाषाओं में परिवर्तन होते होते और आज वर्तमान में क्या माना जाता है, यहां तक हम पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मनोविज्ञान की विकास यात्रा। तो सबसे पहले क्रम पे आप देखेंगे, यहां पर देखो एक तरफ तो हमने स्वरूप लिखा है, अवधि क्या है, समर्थन करने वाले लोग कौन हैं और इसका विरोध करने वाले कौन हैं। क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम करो, कितनी भी अच्छी परिभाषा दो, कोई ना कोई विरोध करने वाला तो होगा। और जब विरोध नहीं हो रहा है तो समझ लेना सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, सब लोग उस तथ्य को मानने के लिए तैयार हैं। इसका ये मतलब होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई वो दी गई आत्मा का विज्ञान। सबसे पहली परिभाषा को याद रखना है साथियों, आपको क्रम से याद रखना है। आपको क्रम से याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, आम चाव, ये एक ट्रिक है, आम चाव। ये हमारे विकास क्रम का एक क्रम है, यानी मनोविज्ञान का विकास किस क्रम में हुआ है उसकी हमने ट्रिक बनाई है, आम चाव। आ से मतलब है आत्मा का विज्ञान, मैं से मतलब है मस्तिष्क या मन का विज्ञान, चा से मतलब है आपको चेतना का विज्ञान और वैसे मतलब है व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार ये क्रम रहेगा, इसी क्रम से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहली परिभाषा हो जाती है आत्मा का विज्ञान। अब इस परिभाषा की अवधि की बात की जाए कि आत्मा का विज्ञान कब तक माना गया, कब से माना गया और कब तक माना गया, तो यहां याद रखना है 384 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी के अंत तक यही परिभाषा चलती रही। क्या परिभाषा चलती रही? 16वीं शती के लास्ट तक आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है, ऐसा मानते रहे। ठीक है। तो यहां पर जो मुख्य व्यक्ति थे इसका समर्थन करने वाले, वो भी कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन लोग हैं या समर्थन करने वाले कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है। तो यहां पर याद रखना है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे एंड सुकरात। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और सुकरात, इन चार व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको अवधि ध्यान रखनी है, समर्थन करने वाले लोगों का ध्यान रखना है। अब यहां पर समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम कैसे याद रखोगे, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए ट्रिक इस प्रकार से याद रखनी है, 16 आत्मा खुश, 16 आत्मा खुश तो पढ़ रात भर। ये बहुत ही एक शानदार सी ट्रिक है बच्चों। तो यहां पर फ्रेंड्स एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, 16 आत्मा खुश पढ़ रात भर। यदि आपकी 16 आत्मा खुश हैं तो रात भर पढ़ो, और नहीं है तो फिर आप समझते ही हैं कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ट्रिक है। कैसे काम करती है ट्रिक, चलिए समझ लेते हैं। ट्रिक का काम करना, देखिए 16 का मतलब है 16वीं शताब्दी और आत्मा का मतलब है आत्मा का विज्ञान, और यहां पर खुश का मतलब खुश रहना है। अब पढ़ का मतलब PAD, तो P से मतलब है यहां पर प्लेटो, ए से मतलब है अरस्तु, डी से मतलब है डेकार्टे और रात से मतलब है सुकरात। तो समझ गए, चारों समर्थन करने वाले लोगों का नाम आ गया इसमें। तो ये चार आपको मनोवैज्ञानिक ध्यान रखने हैं, 16 आत्मा खुश पढ़ रात भर, और नहीं है तो मत पढ़ो भाई, आपकी इच्छा है ये तो।
ठीक है, ये आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये हमने देसी ट्रिक यहाँ पर फॉलो की है जिससे कि आप अच्छे से याद रख सको। यही इस ट्रिक और जितनी भी आगे ट्रिक्स आने वाली है उनका एक हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि समर्थन करने वाले लोग कौन थे और कब से कब तक इसको माना जाता है। तो 16वीं शताब्दी के लास्ट तक हमारी जो मनोविज्ञान की परिभाषा रही है वो है आत्मा का विज्ञान। अब देखो, हमने कहा कि भाई विरोध करने वाले भी लोग हो सकते हैं, तो यहां पर विरोध करने वाले लोगों में नाम आता है J.S. रॉस और पोम्पोनोजी। इन्होंने नहीं माना इस बात को। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, आत्मा का विज्ञान जो परिभाषा आप दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब यहां पर कुछ लोगों ने तर्क दिए और यहां पर कुछ प्रश्न हुए आत्मा को विज्ञान मानने के पीछे। उन्होंने कई प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? उन्होंने कहा कि आत्मा का रूप क्या होता है, आत्मा का आकार क्या होता है, आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा कैसी होती है। ये अनेक प्रश्न आत्मा को लेकर के हुए और इन सभी प्रश्नों को एक सटीक उत्तर में हम नहीं बांध सके। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक सटीक उत्तर के रूप में नहीं दिया जा सका, इसीलिए ये परिभाषा आपकी कैंसिल हो गई, अमान्य घोषित कर दिया। आपको पता है कि परिभाषा वही मान्य होगी जो व्यापक होगी, जो जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का एक सटीक जवाब मिलता हो, तभी जाकर के परिभाषा सही मानी जाएगी। आपको पता है कि आत्मा हम देख नहीं सकते, आत्मा को हम समझ नहीं सकते, आत्मा का आकार, रूप, स्वरूप क्या है उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा चींटी में है, वही आत्मा हाथी में है, वही आत्मा हर जीव प्राणी के अंदर है। तो फिर आत्मा का रूप आकार कैसे फिक्स करोगे, क्या है, कैसे है, कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहा कि भाई जब इसके बारे में स्पष्टता कुछ है ही नहीं तो फिर परिभाषा कैसे मान सकते हैं। तो ना कहा कि भाई नहीं, परिभाषा नहीं मानेंगे, ये परिभाषा के लायक परिभाषा नहीं है, यानी कि इसको हम परिभाषा नहीं मान सकते। इस कारण से परिभाषा हो जाती है अमान्य, इसको कर दिया कैंसिल। जब परिभाषा कैंसिल हो गई तो निश्चित रूप से नई परिभाषा आएगी। तो चलिए दूसरे स्टेज पर पहुंचते हैं। तो पहला स्टेज हमारा पूरा हो चुका है। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया है पहली स्टेज में, और 384 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी के लास्ट तक माना गया है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, सुकरात इसके समर्थन करने वाले हैं। J.S. रॉस और पोम्पोनोजी इसके विरोध करने वाले व्यक्ति हैं। यहां से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है कि विरोध करने वाले कौन हैं, 16वीं शताब्दी में कौन सी परिभाषा मानी गई, समर्थन करने वाले लोग कौन हैं, कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगली स्टेज पर चलते हैं। अगली स्टेज है हमारी दूसरी परिभाषा में क्या माना गया। चलिए, पहली परिभाषा जब कैंसिल हो जाती है तो दूसरी परिभाषा का जन्म होता है। प्रकार से यहां पर सेकंड चरण में हमारी जो परिभाषा होती है वो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान है। ऐसी परिभाषा यहां पर मानी गई, और ये परिभाषा मानी गई है फ्रेंड्स 17वीं 18वीं सदी में। और यहां पर मानने वाले लोगों में पोम्पोनोजी है, जॉन लॉक है, रॉस, थॉमस रीड एंड पेस्ट्रोलॉजी। अब इसको याद रखने का एक मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूं। कैसे याद रख पाएंगे, क्योंकि यहां पर समर्थन करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये धीरे धीरे चल के बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो उस समय आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको आपस में मिक्सिंग हो सकती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूं। जैसे हमने पहले ट्रिक बताई थी, 16 आत्मा खुश तो पढ़। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मन या मस्तिष्क, आपको यहाँ पर मन को हृदय मानना, हृदय, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से हृदय मानना है। अब आपको पता है कि जो हृदय होता है वो हृदय पंप करता है। क्या करता है? पंप, ठीक है। ये छोटा सा हमारा हृदय है ना, ये पंप करता है भैया, पंप। और जब तक पंप करेगा तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, और जिस दिन ये पंप करना बंद कर देगा तो राम नाम सत्य है, ऊपर सबको पहुंच जाना है। तो ये पंपिंग कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ चल रहा है। और जिस दिन ये पंप करना बंद कर देगा ना, उसी दिन इसका लॉक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लॉक लग जाएगा, लॉक। अब इसमें लॉक लग गया तो फिर पता है रोष आएगा। फिर रोष, लॉक लग जाता है ना कभी, तो गुस्सा आता है कि नहीं, रोष, तो रोष आता है। फिर हम क्या करेंगे, उसकी पूरी रीडिंग करेंगे। फिर कि कैसे कैसे हुआ, पूरे के पूरे मामले की रीड करेंगे, हम पूरे मामले को रीड करेंगे। और फिर रीड करने के बाद में हम उसको टेस्ट करेंगे। पेस्ट को टेस्ट मान लो आप, पेस्ट को टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में आप पता कर सकेंगे कि मामला क्या था। ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और आपके विरोध करने वाले वुंट और टिचनर, ठीक, वुंट के शिष्य टिचनर हैं, ऐसे ध्यान रखना है। अब यहां पर परिभाषा को क्यों नकारा गया, क्यों अमान्य घोषित किया, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था साथियों कि यहां पर यह कहा गया कि मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान आप मान रहे हो,
तो हम किसी के मन को जान सकते हैं क्या? आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इसको पूरी तरीका से जान सकते हो क्या? उत्तर मिला कि नहीं, हम किसी के मन या मस्तिष्क को पूरी तरीका से जान या समझ नहीं सकते। इसीलिए कहा कि जब हम मन या मस्तिष्क को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो फिर आप इसको परिभाषा में क्यों रखेंगे, परिभाषा क्यों माने हम? इसलिए कहा कि ये परिभाषा भी व्यापकता के हिसाब से नहीं है, व्यापक परिभाषा नहीं है, इसको भी परिभाषा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम मन मस्तिष्क को जान नहीं सकते भाई। मान लो हमने कह दिया कि आपके दिमाग में ये चल रहा है, आपके मस्तिष्क में ऐसा चल रहा है, और आपने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर क्या कर लेंगे बताइए? यानी कि कोई व्यक्ति बातों को छुपा भी सकता है। हमने बता भी दिया मान लो कि आपके मन या मस्तिष्क में ये चल रहा है, तो फिर स्पष्टता नहीं है यहां पर, ठीक है? बहुत सारी बातों को छुपा लिया जाएगा, जो वास्तव में सही बात होंगी उनको छुपा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर कोई सटीकता या कोई व्यापकता नहीं मिलने वाली आपको। इसीलिए यहां पर इस परिभाषा को नकार दिया गया, इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया। यह परिभाषा भी कैंसिल हो जाती है साथियों। अब चलते हैं आगे अगली परिभाषा की तरफ। अगली जो परिभाषा है वो काफी मतलब अच्छी परिभाषा है। देखिए परिभाषा है हमारी तीसरी, चेतना का विज्ञान। 3 नंबर पे परिभाषा याद रखनी है साथियों, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है। क्या परिभाषा है? चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है। आपको यह याद रखना है क्रम से कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किस क्रम पर है, ऐसे क्रम से याद रखना होगा। अब यह परिभाषा कब दी गई, तो याद रखना है 19वीं सदी में आपको यह परिभाषा याद रखनी है। 19वीं सदी के अंदर यह परिभाषा दी गई है और पूरी 19वीं सदी तक यही परिभाषा रही है। कौन सी परिभाषा है? चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है। अब इस परिभाषा को मानने वाले कौन कौन लोग हैं, एक बार उनका भी नाम देख लेते हैं। तो नाम में आपको याद रखना है, समर्थन करने वाले व्यक्तियों में एक तो विलियम बुंट है खुद, एक विलियम जेम्स है, एक जेम्स सली है, एक वाइप्स है और एक टिचनर है। कौन है? टिचनर है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये नाम याद रखने हैं समर्थन करने वाले व्यक्तियों में। और फिर हम बात करें विरोध करने वाले व्यक्तियों में, तो विरोध करने वाले व्यक्तियों में 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। एक तो विलियम मैकडूगल है और यहाँ पर सिगमंड फ्राइड है। ये 2 मुख्य व्यक्ति हैं जो इस परिभाषा का विरोध करते हैं, और विरोध करने के पीछे क्या उन्होंने तर्क दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या उन्होंने कारण बताया है उसकी भी चर्चा की जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स समर्थन करने वाले व्यक्तियों का नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कौन कौन व्यक्ति मानते हैं, कौन कौन मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, कौन कौन इसका समर्थन करते हैं। तो समर्थन करने वाले व्यक्तियों का नाम तो याद होना ही चाहिए आपको। तो यहां पर हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर मैं ट्रिक एक बार लिख के बताता हूं। देखो यहां पर ट्रिक हो जाएगी आपकी, जेम्स सली की वाइफ चेतना, जेम्स सली की वाइफ चेतना, जेम्स सली की वाइफ चेतना बुंट टीचर के साथ 19 बार भागी। ये इसकी परिभाषा है साथियों। अब परिभाषा थोड़ी सी मतलब हास्यप्रद है, लेकिन क्या करें, हमें याद करना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमें याद रखना है। एग्जाम में हमें भूलना नहीं है, एग्जाम हॉल तक हमें याद रहना चाहिए। इसलिए हम कैसी भी परिभाषा बनाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ याद करना है। यहां पर परिभाषा है कि जेम्स सली की वाइफ चेतना बुंट टीचर के साथ में 19 बार भागी। किसके साथ भागी? बुंट टीचर के साथ 19 बार भागी भाई। एक बार भी नहीं, एक बार भागी, दोबारा लाए पकड़ के, फिर दोबारा भाग गई, फिर 3 बार पकड़ के लाए, 4 बार पकड़ के लाए, बार बार लाते हैं भाग जाती है, लाते हैं बार भाग जाती है, 19 बार भागी। अब इसको समझते हैं, चलो एनालिसिस करते हैं इसका। समर्थन करने वाले व्यक्तियों के नाम बता रहा हूं मैं आपको इस ट्रिक के अंदर। तो सबसे पहले जेम्स या विलियम जेम्स याद रखना है, सली से आपको जेम्स सली याद रखना है, वाइफ से आपको वाइफ्स याद रखना है, चेतना का मतलब आपको चेतना का विज्ञान याद रखना है, बुंट का मतलब यहां पर विलियम बुंट याद रखना है, टीचर से आपको टिचनर याद रखना है,
ठीक है। 19 से आपको 19वीं शताब्दी याद रखनी है। ऐसे करके इस पूरी ट्रिक के अंदर सब कुछ एक साथ आ गया साथियों, ठीक है, क्लियर है सबके। तो जेम्स सली की वाइफ चेतना बुंट टीचर के साथ में 19 बार भागी। कितनी बार भागी भाई? 19 बार भागी ना। तो ऐसे करके याद रखना है। ये हमारे देसी तरीके हैं, देसी ट्रिक हैं। ऐसे ही सभी जगह आपको ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आप अच्छे से याद कर सकोगे। बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा आपको। बस ये है कि आप हमसे जुड़कर रहिए तो आपको निश्चित फायदा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी के अंदर परिभाषा क्या दी गई? चेतना का विज्ञान परिभाषा दी गई। कौन कौन समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं? विलियम बुंट है, जेम्स है, जेम्स सली है, वाइप्स है, टिचनर है। विरोध करने वाले लोग हैं मैकडूगल और फ्राइड, ठीक है। मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल और सिगमंड फ्राइड, इन्होंने विरोध किया। अब विरोध करने के पीछे क्या कारण था, चलिए वो भी जान लेते हैं। विरोध के पीछे बहुत बड़ा कारण था, उसको भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो तीसरी परिभाषा, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है, ये परिभाषा आप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चेतना के अलावा हमारे मस्तिष्क का और भी हिस्सा होता है, आप केवल चेतना को ही इसमें क्यों स्वीकार कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देखो हमारा ये मस्तिष्क है, तो इस मस्तिष्क के उन्होंने कहा कि 3 हिस्से होते हैं भाई, एक नहीं 3 हिस्से इसके होते हैं, तो केवल आप चेतना को क्यों स्वीकार करते हैं? उन्होंने कहा कि एक तो हमारा चेतन हिस्सा होता है, एक तो हमारा चेतन हिस्सा होता है, एक हमारा अचेतन हिस्सा होता है, एक हमारा बीच का जो होता है वो अर्धचेतन हिस्सा होता है। तो फिर आप इन तीनों में से केवल चेतना को ही क्यों स्वीकार करते हो? केवल चेतना के लिए ही आपने क्यों कहा, जबकि अर्धचेतन और अचेतन इससे भी ज्यादा हिस्सा रखता है, उनका ज्यादा भाग है, फिर भी आपने परिभाषा में अचेतन का नाम क्यों नहीं लिया? अब परसेंटेज के हिसाब से यदि हम देखें तो साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो चेतन मन है वो 10% होता है, यानी परसेंटेज के हिसाब से उसका जो हिस्सा है वो 10% है, और अचेतन का हिस्सा 90% है साथियों। क्या है? 90% हिस्सा है। और अर्धचेतन बेचारा बीच में लटका हुआ है, यानी कि बीच की स्थिति है। चेतन और अचेतन के बीच की जो स्थिति है उसको हम कहते हैं अर्धचेतन। क्या कहते हैं? अर्धचेतन। आप ऐसे मानो, एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, जैसे पानी के अंदर बर्फ का टुकड़ा पटक दीजिए। अब पानी के अंदर बर्फ का टुकड़ा पटकोगे तो आपको पता है कि पानी के ऊपर जो हिस्सा रहेगा वो कम रहेगा, जबकि पानी के अंदर वाला हिस्सा काफी ज्यादा रहेगा, और फिर जो सतह पर रहेगा बराबर में वो चेतन और अचेतन के बीच की स्थिति हो गई। तो जो पानी के अंदर वाला हिस्सा है वो तो है साथियों अचेतन, और पानी के ऊपर जो दिख रहा है बर्फ का टुकड़ा वो है चेतन, और फिर जो आपके बीच में है चेतन और अचेतन के मध्य में जो है पानी का सिरा, वो जो स्तर है बिल्कुल पानी का एकदम लेवल में, वो कहेंगे हम उसको अर्धचेतन। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो आप अर्धचेतन की स्थिति, तो ऊपर हो जाएगा आपका चेतन और नीचे हो जाएगा पानी के भीतर आपका अचेतन, और बीच में हो जाएगा अर्धचेतन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हमारे मस्तिष्क में चेतन का हिस्सा कितना होता है? 10%। अचेतन का कितना हिस्सा होता है? 90%। अर्धचेतन का कोई हिस्सा फिक्स नहीं होता, अर्धचेतन के लिए कोई प्रतिशत फिक्स नहीं किया गया है, वो दोनों के बीच की स्थिति होती है। तो यहां पर उन्होंने यही कहा था कि भाई चेतन जो है हमारा वो केवल 10% है मन के मस्तिष्क के अंदर, जबकि अचेतन 90% है। तो आप परिभाषा के अंदर चेतन को मानते हो तो अर्धचेतन को क्यों नहीं मान सकते हो भाई? अचेतन को क्यों नहीं मान सकते? तो उन्होंने यहां पर तर्क दिया कि चेतन का हिस्सा 10% है, अचेतन का हिस्सा 90% है, तो आप चेतन को स्वीकार करते हो परिभाषा में, अचेतन को क्यों नहीं स्वीकार करते? जबकि उसका तो हिस्सा ज्यादा है इससे, वो तो बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, फिर भी आपने परिभाषा में उसको स्वीकार नहीं किया। तो यह परिभाषा आपकी व्यापक नहीं है, यह परिभाषा आपकी सर्वमान्य नहीं है। ऐसे करके यहां पर इस परिभाषा को भी कैंसिल कर दिया। अब हम इससे रिलेटेड एक खास जानकारी और आपको बताने वाले हैं साथियों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, कई एग्जाम्स में आ चुका है और आने वाली एग्जाम्स में भी जरूर आएगा, यह हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। प्रश्न यह है, अभी हमने बात की थी आपको मस्तिष्क के 3 पार्ट की, यानी 3 अवस्थाओं की। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि चेतना जो होती है उसका हिस्सा 10% है। उसके बाद में हमने कहा कि अचेतन जो हिस्सा होता है 90% होता है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं अर्धचेतन। क्या कहते हैं?
अर्धचेतन। अब यहां पर समझने की बात यह है साथियों कि चेतन मन क्या होता है और अचेतन मन क्या होता है, यह समझना काफी बेहद जरूरी है। तो चेतन मन को हम कह सकते हैं मस्तिष्क से जागृत अवस्था। मस्तिष्क से जागृत अवस्था को चेतन अवस्था कहा जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। यानी कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये आपका चेतन मन काम कर रहा है, ऐसे समझ लो। आप जो कुछ भी काम सोच समझ के कर रहे हैं, अपने विवेक से कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे होश और हवास में कर रहे हैं, वो आपकी चेतन स्थिति है। यानी कि वो चेतन अवस्था में हम काम कर रहे हैं। समझ गए बात को? इसलिए हमने इसको एक साथ कह दिया कि मस्तिष्क से जागृत अवस्था चेतन अवस्था कहलाती है। एकदम सरल तरीका से बताया आपको। उसके बाद में अब हमारा दूसरा है अचेतन। अचेतन क्या होता है? तो याद रखना है कटु अनुभूतियों, दुखी बातों और दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार हमारा घर होता है, घर के अंदर एक कमरा ऐसा होता है जिसमें सभी कबाड़ को डाल देते हैं, खराब सामान को पटक देते हैं, टूटे फूटे सामान को पटक देते हैं, जो रोजाना काम नहीं आता है उस प्रकार के सभी सामान को हम उस कमरे में डाल देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं स्टोर रूम, जिसमें सभी प्रकार का सामान डाल दिया जाता है जो डेली काम नहीं आता है। उसमें खराब भी होता है सामान और कुछ सामान हमारे लिए अच्छा भी होता है, उपयोग वाला भी सामान होता है, लेकिन वो डेली उपयोग नहीं आ रहा है, इसलिए हमने उसको स्टोर रूम में डाल दिया। लेकिन ये मतलब नहीं है उसका स्टोर रूम में डालने का कि भाई ये स्टोर रूम में डाल दिया तो कभी काम नहीं आएगा वो। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर वो काम आ सकता है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा कमरा है जिसका नाम है अचेतन, उस अचेतन को हम हमारी दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं। हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी जो बातें पूरी नहीं हो पाती हैं, हमारे जो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, वो दमित हो जाते हैं, वो सब के सब हमारे अचेतन में चले जाते हैं। वो सारी बातें अचेतन में चली जाती हैं, क्योंकि अचेतन 90% हिस्सा को रखता है। अचेतन बहुत बड़ा एक विशाल भंडार है, एक बहुत बड़ा कमरा है, इसके अंदर सब कुछ हम डाल देते हैं। जो कुछ भी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जो पूरी नहीं हो पाती हैं, वो सब इसी में चली जाती हैं। कभी कभी हम अपनी इच्छा से डाल देते हैं और कभी कभी अपने आप इसमें चली जाती हैं। ऑटोमेटिक एक सिस्टम रहता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसमें जाने वाली बातें या जाने वाली जितनी भी हमारे फैक्ट हैं वो एक बार चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। निश्चित रूप से आ सकते हैं। समय परिस्थिति के हिसाब से अचेतन में छिपी हुई कोई भी बात या दमित कोई भी इच्छा वो चेतन में आ सकती है। कभी भी चेतन में आने का प्रयास करती है तो चेतन में आकर के व्यक्ति को अटैक करती है, व्यक्ति को परेशान कर सकती है और व्यक्ति को कई बार अच्छा भी करा सकती है। ये दोनों फैक्ट हैं इसमें। आगे भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि चेतन स्थिति क्या होती है और अचेतन स्थिति क्या होती है। तो अचेतन में जो भी दुखद घटनाएं होती हैं, दुखी बातें होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारे लिए काम का नहीं रहता है, वो सब चीजें अचेतन में चली जाती हैं, अचेतन में चली जाती हैं। आपको पता है आप दिन भर में बहुत सारी बातों को सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारी चीजों को देखते होंगे। आपका दिमाग उन सारी चीजों को, सारी बातों को यदि याद रखने लग जाए तो हम गारंटी के साथ में वादा कर सकते हैं कि आप पागल हो जाओगे। उन सारी बातों को यदि दिमाग याद रख ले तो पागल हो जाओगे आप 2-4-5 दिन में। इतनी सारी बातों को हमारा बेचारा ये 10% जो चेतन मन है बेचारा कहां याद रख पाएगा? अरे इतनी सारी बातों को कैसे झेल पाएगा? इसीलिए ऑटोमेटिक ईश्वर ने सिस्टम किया है कि वो चेतन में नहीं रुक करके जो काम की नहीं होती हैं वो ऑटोमेटिक अचेतन में आ जाती है, अचेतन में आ जाती है। लेकिन वो बाद में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर समय परिस्थितियों के हिसाब से वापस पुनः चेतन में आ सकती हैं। ये आपको समझना है। क्लियर है सबके? अब देखो दोनों की जो बीच की स्थिति होती है वो है हमारी तीसरी अर्धचेतन। अर्धचेतन की जो स्थिति होती है वो दोनों के मध्य की स्थिति कहलाती है हमारी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इसका प्रतिशत तो फिक्स होता ही नहीं। अब आप यूं समझ सकते हैं कि चेतन और अचेतन के मध्य की जो स्थिति रहेगी वो हमारी अर्धचेतन की स्थिति है। अर्धचेतन की स्थिति कैसी हो सकती है? चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं, उससे समझ जाएंगे। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, फिर आप बहुत दिन बाद में उससे मिलते हैं। आपका कोई दोस्त था, उससे आप काफी दिन बाद में मिलते हैं। अब मिलते हैं तो आप उसको जानते तो हैं,
आप मिल गए, बात कर रहे हैं आराम से, ठीक है, हाय हेलो वगैरह आप बात कर लिया, कहाँ से क्या है मामला, कैसे क्या चल रहा है, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि इसका नाम क्या है यार, नाम याद नहीं आ रहा इसका। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता है भाई? आपके सामने व्यक्ति है, बात भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है, और आपको याद है, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं रहा है बाहर। आपके दिमाग में चल रहा है कि इसका नाम ये है, अच्छा ये है, लेकिन मन आपके बाहर नहीं आ रहा है। मन आपको ये पता लग रहा है कि इसका ये नाम होगा, ये नाम है इसका, लेकिन वो जुबान से बाहर नहीं आ रहा है। ये स्थिति आपकी अर्धचेतन की स्थिति है, ठीक है। या फिर आप यूं समझ सकते हो, आप जैसे कभी कभी कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं बीच में, हकला जाते हैं बीच में, भूल जाते हैं बीच में। ये सब स्थितियां अर्धचेतन की है भैया। किसकी है? अर्धचेतन की स्थितियां हैं ये। कभी कभी होता है कि नहीं ऐसा? आप कोई मतलब कोई भाषण दे रहा है, और भाषण देते 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 ऐसे मान लो भाषण को याद करके गया बेचारा बिल्कुल, और फिर एकदम अटक गया, भूल गया। ये सब स्थितियां अर्धचेतन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और ये तीनों जो फैक्टर बताए हैं, ये बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने। किसने बताए हैं? सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्था बताई हैं। प्रश्न बन सकता है कि सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्था बताई हैं? तो याद रखना है 3 अवस्था। कौन कौन सी अवस्था बताई है? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन का कितना हिस्सा है? 10%, अचेतन का 90%, ठीक है। दोनों की स्थिति अर्धचेतन कहलाती है। तो ऐसे करके फ्रेंड्स हमारे तीसरे चरण पे हम पहुंच चुके हैं, और तीसरा चरण आपको क्लियर हो गया होगा कि तीसरे चरण के अंदर चेतना का विज्ञान ऐसा माना गया, लेकिन इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अब लास्ट और चौथी जो परिभाषा है वो है हमारी व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान है। अब ये चौथी परिभाषा है साथियों, और लास्ट परिभाषा रहेगी हमारी, क्या है? व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान है। ये हमारी परिभाषा है, लास्ट परिभाषा। और ये कब मानी गई है? 20वीं सदी के प्रारंभ से अंत तक, या हम कह सकते हैं, अब देखो ये परिभाषा कब मानी गई है, इसको ध्यान रखना है। तो ये परिभाषा आपकी मानी गई है 20वीं सदी के प्रारंभ से अब तक। यानी 20वीं सदी की परिभाषा क्या है यदि पूछा जाए तो आपको जवाब देना होगा व्यवहार का विज्ञान। ये 20वीं सदी की परिभाषा है। और अब तक की परिभाषा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी की परिभाषा कौन सी है, तो आपको उत्तर देना होगा व्यवहार का विज्ञान। मतलब ये हुआ कि इसी परिभाषा को आज तक माना जा रहा है। अब तक कोई इसका विरोध करने वाला हुआ नहीं है। विरोध करने वाला यदि होगा तो हम अवश्य बताएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है, इसलिए यहां पर लिखा है विरोधी नहीं हुआ कोई भी। कहने का मतलब सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, सब लोग इसको मानते हैं। अब इसके अलावा यह भी समझ लेना है कि अब तो यहां पर अब हम एक बात और समझ, तो इस प्रकार आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि 20वीं शताब्दी की परिभाषा व्यवहार का विज्ञान है, और ये कब तक चल रही है? अब तक चल रही है। 21वीं सदी में भी यही परिभाषा चल रही है। इस परिभाषा को मानने वाले कौन कौन लोग हैं, समर्थन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसमें मुख्य लोगों के नाम बता रहे हैं। हालांकि आप जानते हो कि वर्तमान में जितने भी साइकोलॉजिस्ट होंगे वो सब इसी को मानेंगे, वो सब लोग व्यवहारवादी ही कहलाएंगे। लेकिन इसमें जो मेन व्यक्ति हैं उनका नाम है वाटसन। वाटसन का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि ये व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उसके बाद में थॉर्नडाइक जी का नाम आता है, वुडवर्थ है, मैकडूगल है, स्किनर है, पिल्सवरी है, और अन्य सभी व्यवहारवादी लोग जो व्यवहारवाद को स्वीकार करते हैं वो सब के सब इसके समर्थक माने जाते हैं। तो समर्थक में नाम याद रख लेना है, वाटसन है, थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर, पिल्सवरी, इनका ध्यान रखना है आपको। ये वो व्यक्ति हैं जो कि व्यवहार के विज्ञान परिभाषा को स्वीकार करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि हमारी चौथे चरण में कौन सी परिभाषा है, 20वीं सदी की परिभाषा कौन सी दी गई है इसके विकास क्रम में। तो परिभाषा का नाम हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान है। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। परिभाषा कब दी गई? 20वीं सदी में दी गई। और आज क्या माना जा रहा है? आज भी इसी परिभाषा को स्वीकार किया जाता है। यदि कहें कि 21वीं सदी में मनोविज्ञान की क्या परिभाषा मानी जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। हाँ, इसमें एक शब्द और जुड़ सकता है, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। अनुभूति से मतलब है एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में समर्थन करने वाले लोगों का नाम याद रखना है। विरोध करने वाले लोग कोई है नहीं है, इसलिए विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है।
ऐसे करके फ्रेंड्स हमने देखा कि किस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास क्रम रहा है, किस प्रकार मनोविज्ञान की विकास यात्रा चली है। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले याद रखना है आपको, सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा मानी गई थी आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में दूसरे नंबर पे मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरे नंबर पे चेतना का विज्ञान और चौथे और लास्ट नंबर पे व्यवहार का विज्ञान। कब कब मानी गई है? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में और 20वीं सदी में, ठीक है। और 21वीं सदी में भी व्यवहार के विज्ञान को ही स्वीकार किया जा रहा है। समर्थन करने वाले कौन कौन लोग हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। 10-12 व्यक्ति हो गए हैं, 10-12 साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं, इसलिए हमने ट्रिक का सहारा लिया था। और लास्ट में हम ट्रिक इसलिए बता नहीं रहे हैं क्योंकि अब 3 आप जान चुके हैं, तो चौथे में जितने भी व्यवहारवादी हैं, जितने भी लोग आगे काम करेंगे इस पर, तो वो लगभग व्यवहारवादी ही हैं, ठीक है। ऐसे तो अब तक आपकी यहाँ पर आपको, तो इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आगे होंगी। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताना। इसमें कुछ 1-2 फैक्ट और हैं, उनको भी हम जान लेते हैं, उसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कुछ फैक्ट हैं जो कि हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले डाटा चेतन मन में रहता है। देखिए यहां पर हमारा फैक्ट देखिए क्या कहता है, कह रहे हैं कि सबसे पहले डाटा चेतन मन में आता है तथा बाद में अचेतन मन में चला जाता है। हमने आपसे कहा कि जब हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी याद करते हैं, सबसे पहले हमारा वो डाटा, ठीक है, चेतन मन के अंदर आता है। कहां पर आता है फ्रेंड्स? चेतन मन के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज चेतन के अंदर से ही प्रवेश करेगी। ये रास्ता है चेतन का, चेतन मन से ही जाएगा। ये जैसे गेट, मानो इसका गेट, जैसे आपका घर में अंदर आप कमरे में आओगे तो उस गेट से प्रवेश करना पड़ेगा, ऐसे ही ये हमारा गेट है चेतन मन। तो सबसे पहले जो भी डाटा रहेगा हमारा वो चेतन मन में आता है, उसके बाद में अचेतन मन में चला जाता है। फिर कहां चला जाता है वो? अचेतन मन। अचेतन मन ऐसे मानो कि आपके घर के कमरे हैं, अब गेट से घुसोगे तो ही कमरे में जाओगे आप, ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखते हैं कि मनुष्य को कोई बात, चीज याद तो है पर जुबां पर नहीं आती है, यह अर्धचेतन मन की स्थिति होती है। यानी कि हम आपको पहले बता चुके हैं, जब कोई बात आपको याद है लेकिन वो जुबां पर नहीं आ रही है, मुंह से बाहर नहीं आ रही है, मुख से बाहर नहीं आ रही है, जुबान से बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब वो स्थिति आपकी अर्धचेतन की स्थिति है। और ऐसा कभी कभी सबके साथ हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई अरे बहुत सारे हम कामों में उलझे रहते हैं, इधर उधर की टेंशन में उलझे रहते हैं, अनेक प्रकार की उलझनों में फंसे रहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ याद नहीं रहती है, कई बार स्थिति बन जाती है ऐसी, ठीक है। आगे देखिए एक फैक्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई विशेष कार्य न होने के कारण 1890 से 1905 ईस्वी के समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीच में, वैसे तो 18वीं सदी है, हमने कहा भी था कि 18वीं सदी में कोई विशेष काम हुआ नहीं था, ये वो परिभाषा ही मानी गई थी 18वीं सदी के अंदर भी। कौन सी? मन या मस्तिष्क की विज्ञान है, वही परिभाषा को स्वीकार किया गया था, कोई विशेष काम। हमने आपको बताया भी था कि 18वीं सदी के अंदर कोई विशेष काम नहीं हुआ था, वहां पर मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान परिभाषा के रूप में था उसी को माना गया था, वहां कोई विशेष काम इस पर किया नहीं गया था। तो इसलिए यहां लिख रहे हैं कि कोई विशेष काम नहीं होने के कारण 1890 से 1905 के समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है और ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे। इसके बाद में यहां पर याद रखना है आपको 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर का कार्ल मार्क्स, देखिए फ्रेंड्स आगे याद रखना है आपको, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। यह फैक्ट आपको याद रखना है, निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खुली? तो वो खुली 1879 में, ठीक है, 1879 में खुली। कहां खुली? जर्मनी में खुली। जर्मनी में कहां खुली? लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग शहर में कहां खुली? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। किसने खोली? विलियम वुंट ने खोली साहब।
तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब एक फैक्ट यहीं की यहीं और समझ लो आप। एक फैक्ट है, मैकडूगल की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए लिख देता हूं मैं यहां पर, किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की पुस्तक है और पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक के अंदर मैकडूगल ने चेतना शब्द की आलोचना करी है और पेज नंबर 16 पे ये बात लिखी है। तो ये थोड़ा एक फैक्ट था जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर चेतना शब्द की बुराई करी है कि ये चेतना शब्द अच्छा नहीं है, इसकी निंदा करी उन्होंने, और पेज नंबर 16 पे ये बात लिखी गई है। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला खोली। तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहीं से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग शाखा के रूप में सामने आया। तो स्पष्ट रूप से दर्शन शास्त्र से अलग शाखा के रूप में यहीं से आया, ऐसा माना जाता है। कौन? मनोविज्ञान। अब चलते हैं आगे, एक दो बातें और हैं उनको भी देख लेते हैं। मनोविज्ञान का जनक कौन है? यदि प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो उत्तर होगा अरस्तु। और मनोविज्ञान की जननी कौन है तो ऐसा यदि पूछा जाता है तो उत्तर होगा दर्शन शास्त्र। तो यहां पर जनक का नाम याद रखना है अरस्तु, क्योंकि अरस्तु के समय से ही सब कुछ हुआ है। अरस्तु का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। ठीक है, और फिर आगे कहते हैं कि जननी कौन है भाई? तो जननी में याद रखना है दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही इसका जन्म हुआ है। आगे याद रखना है 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है, जबकि अतीत 400 ईसा पूर्व से आरंभ हो जाता है। हालांकि ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे मनोविज्ञान को लेकर के, मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में आपको हमने बताया यहाँ पर। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। निश्चित रूप से यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, कोई डाउट नहीं है यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आए, निश्चित रूप से आएगा। ये हमारी गारंटी है कि यहाँ से आप कोई भी एग्जाम दो तो आपका सवाल जरूर बनता है। तो हम एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर हमने आपसे बात की थी मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। गैरेट के अनुसार उन्होंने साइकोलॉजी के दो शब्द बताए, साइकी और लॉगस से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है आपका। साइकी का अर्थ आपका आत्मा होता है, लॉगस का अर्थ अध्ययन होता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रेवर्ण के अनुसार, उसके बाद में रेवर्ण महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के रूप में इसका जीवन आरंभ बताया है। उसके बाद में एबिंगहॉस ने एक कथन कहा कि मनोविज्ञान का भूतकाल काफ़ी लंबा लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है। उसके बाद में आपको याद रखना है 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है, जबकि अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। उसके बाद में विकास यात्रा की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा मानी गई आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और तीसरे नंबर पे चेतना का विज्ञान, और फिर चौथे नंबर पे व्यवहार का विज्ञान माना गया। आपको हमने ट्रिक बताई, वो ट्रिक भी याद रख लेनी है। विरोध करने वाले कौन कौन लोग थे वो भी याद रख लेने हैं। उसके बाद में सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्था बताई है मन की। सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्था कौन कौन सी बताई? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन। चेतन मन 10% होता है, अचेतन मन 90% होता है, और अर्धचेतन मन आपका बीच का होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया। हमने ये भी बताया कि सबसे पहले हमारा जो डाटा होता है, कोई भी बात होती है वो चेतन में जाती है, उसके बाद में अचेतन में पहुंचती है। उसके बाद में आपको बताया कि इसके बाद में हमने आपको बताया कि 1890 से 1905 के समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं, क्योंकि इस समय कोई विशेष काम नहीं हुआ। एक किताब हमने बताई थी मैकडूगल की आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें चेतना शब्द की बुराई उन्होंने की है, चेतना शब्द की आलोचना वहां पर की है। हमने आपको बताया 1879 में दुनिया के अंदर सबसे पहले प्रयोगशाला खुली मनोविज्ञान को लेकर के, और वो खुली 1879 में जर्मनी के अंदर लिप्जिंग शहर में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने खोली, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, जननी दर्शन शास्त्र है, और आधुनिक यदि मनोविज्ञान की बात करें तो याद रखना है विलियम वुंट, विलियम वुंट। चलिए, आज की ये क्लास कैसी लगी आपको हमें जरूर कमेंट करके बताना है, और कोई भी डाउट रहता है तो हमें जरूर बताना। जैसे ही हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे परिभाषाओं की, आपको परिभाषाओं की ट्रिक बताई जाएंगी, ट्रिक के द्वारा आपको याद करवाया जाएगा। आप एक बार सुन लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं, बिना ऑप्शन के आप पहचान सकोगे।
तो ये आज की हमारी क्लास थी, एक बहुत ही अच्छे प्रयास। तो ये हमारा एक प्रयास है कि आपको अच्छे से साइकोलॉजी समझ में आए, क्योंकि साइकोलॉजी को अक्सर हम कठिन मानते हैं, इसलिए हम उसको बहुत सरल तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से प्रसन्नता के साथ में खुशी खुशी साइकोलॉजी को समझ जाओ और अच्छे नंबरों के साथ में आप अपने पद और अच्छे नंबरों के साथ में आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए अपने उद्देश्य में लगातार लगे रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। साइकोलॉजी एक सकारात्मक विषय है, सकारात्मक विज्ञान है, ये हम जानते हैं, इसलिए सकारात्मक पक्ष रखो, अच्छा होगा, अच्छा करो। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।